सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। आज नाज़रीन हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मना रहे हैं। मुल्क भर में तक़रीब का इनेकाद किया गया है, उनके पैगामात को हाईलाइट किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनके जो अफकार हैं उनको भी उन पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। हिस्ट्री जो हमारी है उसको हम दोहरा रहे हैं, उसको याद रखना है हमें कि हमारे कायद ने किस कदर मेहनत के बाद ये आज़ाद मुल्क हमें दिलवाया और आज हम इन आज़ाद फ़िज़ाओं में अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किसी किस्म की ग़ुलामी नहीं है और कोई हिंदुत्वा राज हम पर नहीं है जिसमें कि हम पिसते और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हमें ना चाहते हुए ज़िंदगी गुजारनी पड़ती। तो बड़ा एहसान है हमारे कायद का हम पर कि हमें आज ये आज़ाद मुल्क मिला और इसकी हमें कदर करनी है। इस पर भी हम बात करेंगे। मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है, अमन का पैगाम दे रही है, कुछ मसीही बहन भाइयों के साथ भी खुशियाँ बांटेंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, हलचल है और डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी मौलाना फजल रहमान ने अपने पार्टी के चारों अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी, उन्हें पार्टी से फारिग कर दिया गया है। नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ बात करने पर शो कॉज भी नहीं दिया गया। इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी जनाब अभी तक कुछ वाज़े तौर पर नहीं बता रही पीडीएम की दीगर क़यादत को कि उन्होंने क्या करना है। 2 जनवरी को इजलास तलब कर लिया गया है और कहा गया है कि वाज़े मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का लिया जाएगा कि आखिर वो चाहते क्या हैं। इस पर हम बात करेंगे और मुलाकातें भी हो रही हैं क्योंकि पीडीएम में दरारें पड़ने पर मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान की मौलाना फजल रहमान से हंगामी मुलाकातें हुई हैं जिनमें पीपल्स पार्टी के फैसलों पर गौर किया गया कि आखिर ये क्या करना चाह रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके वक्त का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेख याकूब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी इफ्तिखार अहमद साहब, आज हमारा कायदे आज़म का यौम पैदाइश है और हम उनकी जो याद है उसको ताज़ा कर रहे हैं। उनके अफकार, उनकी मेहनत, उनकी कोशिश सब पर हम लोग नज़र दौड़ा रहे हैं। मुझे बताइएगा, जो मेहनत उन्होंने की मुसलमानों के हकूक़ के लिए, उनको एक आज़ाद वतन दिलाने के लिए, जो राह उन्होंने मुतय्यन की पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए, क्या आज हम उस राह पर चल रहे हैं? क्या हमारा पाकिस्तान उसी ट्रैक पर है या फिर हम उससे दूर चले गए हैं? मैं चाहूँगी उनके पैगामात पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखें, जहाँ तक आपको ये सवाल है कि क्या हम उनके पैगामात पे चल रहे हैं, क्या उनके साथियों के पैगामात पे चल रहे हैं, तो मेरा जवाब नफ़ी में है। जिस पाकिस्तान को वो उन्होंने बनाया और जिस पाकिस्तान के लिए सारी जिद्दोजहद उन्होंने की, हम उससे बहुत दूर खड़े हैं। वो एक ऐसा पाकिस्तान बना रहे थे वो और उनके साथी, जैसा आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि हम एक मुसलमान जो है अपनी रवायात के मुताबिक, अपनी सकाफत के मुताबिक और अपने मज़हब के मुताबिक और ज़िंदगी गुजार सकें और हम मजबूत हों, क्योंकि हिंदू बनी की जो था काबू और कंट्रोल सारे कारोबार पे, हम मुसलमानों से बहुत दूर थे। लेकिन अफसोस की बात है कि जो बुनियादी चीज़ें हम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। कायदे आज़म ने अपनी पहली स्पीच में ही कहा था कि उनको ख़तरा है कि यहाँ पे नेपोटिज्म होगा, उनको ख़तरा है कि यहाँ पे बेईमानी होगी, उनको ख़तरा है यहाँ पे होर्डिंग्स, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 1947 में ही उनको इन चीज़ों का ख़तरा था। प्रवरी के तहत चीज़ें चलेंगी, उन्होंने ख़दशात का इज़हार किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम कुर्बा परवी का शिकार हो गए और हम इस होर्डिंग का शिकार हो गए और करप्शन का शिकार हो गए तो हमारा कोई मुस्तक़बिल नहीं है। तो आज 70 साल के बाद भी हम महसूस करते हैं कि हम उनके इस हुक्म पर, जिससे उन्होंने हमको मना किया था, हम अमल दरामद नहीं कर सके। एक बात। दूसरी बात है कि हमें ये चाहिए था कि हम सिर्फ यही ना करते कि हमारे ज़िम्मे कोई मजहबी रियासत का तस्वर है। हमारे ज़िम्मे लगा था एक ऐसी रियासत जिसमें सब लोग भाईचारे से रहते हों। और अफसोस की बात है कि पाकिस्तान बनने के बाद सिंध में से ख़ास तौर पे हिंदूज ने माइग्रेशन की, अभी तक भी माइग्रेशन होती है। तो हमें देखना चाहिए कि क्या ये हमारा रवैया दुरुस्त है, क्योंकि हमने तो अपनी अक़लियतों से ये वादा किया था कि तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ये मुल्क उन्हीं के लिए वैसे ही होगा जैसे दूसरे मुसलमानों के लिए है। तीसरी बात यह है कि हम अभी तक कोई ये तयन नहीं कर सके
कि हमने पार्लियामानी जमहूरियत को किस तरीके से चलाना है। हम पार्लियामानी जमहूरियत को शुरू करते हैं, फिर बीच में फौज आ जाती है, फिर पार्लियामानी जमहूरियत शुरू होती है, फिर फौज आ जाती है। तो हमें कायद-ए-आज़म के आज का ये याद दिन मनाते हुए, उनकी जो बर्थडे मनाते हुए, एक दफ़ा फिर ये सोचना पड़ेगा कि हम जाना किधर चाहते हैं। हमारे मकासद पर जो गरीब हैं, जो गुर्बत की जो सतह उससे भी अब नीचे जा रहे हैं, और उनका क्या करना है। हमने अपने हॉस्पिटल्स, अपने स्कूलों का क्या करना है, हमने अपने तजारती जो तरीक़ेकार है उनको क्या करना है, हमें बहुत कुछ करना है। रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं जो हमें करनी है और जो हमारे लिए इस वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं याकूब साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये रिफॉर्म्स का वादा तो सर आप लोगों ने किया, जिसकी बुनियाद पर आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, आप लोग कामयाब हुए कि तब्दीली आएगी, रिफॉर्म्स आएंगी, इदारों को ठीक करेंगे। लेकिन जो सूरत हाल अभी है, हम लोगों की डायरेक्शन में भी ठीक हो, लेकिन चीज़ें अभी जूं की तूं हैं। रिफॉर्म्स किसी इदारे में उस तरह नज़र नहीं आ रही कि जिसका समर आवाम तक डायरेक्टली पहुंचे। थैंक यू सरिश। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को कायद-ए-आज़म साहब की आज जो हमें पैदाइश है उसकी सालगिरह मुबारकबाद कहता हूँ, और फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो हमारे दोस्त हैं उनको हैप्पी क्रिसमस कहता हूँ। बेशक आपने बड़ा अहम सवाल किया। हमारी तारीख में जो आज 72-73 साल की पाकिस्तान की एज है, इसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं। और जो एक जो आइडिया था, एक जो तस्वर था अल्लामा इकबाल का, और जो कायद-ए-आज़म का अपनी एक प्रोग्राम था पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाने का और प्रोग्रेसिव इस्लामिक कंट्री बनाने का, जिसमें सबके हकूक़ बराबर हों, जिसमें सब कौमियतों के, सब मज़ाहिब के और तमाम तबकात के हकूक़ बराबर हों, उस पर हम नहीं चल सके। और इसमें मतलब आधा तीतर आधा बटेर वाला हिसाब अपनी जगह पे रहा कि हम अपने पार्लिमानी निज़ाम को भी तसलसल के साथ नहीं चला सके। तो ये एक बैड लक थी जो 72-73 साल में ये हुई। और फिर उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम ये आई कि ये निज़ाम कभी भी इसको कुछ ना होता अगर हमें लीडरशिप ऐसी मिलती कि जो लीडरशिप इन मुश्किलात से मुल्क को निकाल लेती, और जो एक तयन मंजिल का कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान के लिए किया था उसकी तरफ चलने की तरफ अगर एक कदम भी उठाती तो मेरे ख्याल में सारी कौम उनके साथ होती। लेकिन बदनसीबी रही कि हमारे लीडरान, हमारी हुकूमतें बीच में आई अपना वक्त गुजारने के लिए, अपना वोट हासिल करने के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जो मुल्क का हाल किया, साथ में करप्शन के बाजार गर्म हुए, पैसा यहाँ से लूट के बाहर लेके जाया गया, और गरीब जो है वो कभी भी सस्टेनेबल लाइफ हासिल नहीं कर सकता पाकिस्तान में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अब आप लोगों के कंधों पर काफ़ी भारी जिम्मेदारी पाकिस्तान को ठीक करने की, और वज़ीर आज़म ने उम्मीद भी काफ़ी दिलाई है पाकिस्तानियों को कि उनकी क़यादत में चीज़ें अब बेहतर होंगी, पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, घबराना नहीं है। मैं इस पर आपकी तरफ फिर वापस आऊँगी, आपसे मज़ीद भी बात करूँगी। इस वक्त पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर साहब, पहले तो यौम क़ायद के हवाले से अगर आप कुछ लबकुशाई करना चाहें, कोई ख़ास पैगाम देना चाहें तो पहले आप दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि अशद ज़रूरत है कि जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क के लिए रखे थे उनको हमें लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना चाहिए। जो प्यार, भाईचारा और उसके साथ ईमानदारी की शदीद ज़रूरत मैं समझता हूँ आज के दौर में है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम कुछ उनकी टीचिंग से कुछ सीखें तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को बहुत बेहतरी और फ़ायदा मिल सकता है। एज अ नेशन एंड फॉर द इकोनॉमी टू हमें दयानतदारी की बहुत शदीद ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। सही, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दयानतदारी की, मुत्तहिद होने की, और मिलकर अगर हम ये सोचेंगे कि ज़िम्मेदारी इस मुल्क की हम सब के कंधों पर है, अपना अपना हिस्सा हमें डालना है, अगर हम वो हिस्सा डालेंगे तो यकीनी तौर पर ये मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा और हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ्तिखार साहब, थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बनता जा रहा है, पीडीएम कुछ कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है। आप देखिए ना, अब नवाज शरीफ की तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी उससे कुछ थोड़ा सा साइडलाइन नज़र आई, कहा गया कि इदारों का नाम इस तरह नहीं देना चाहिए था।
उस तकरीर के बाद हमने ये देखा कि इस्तीफ़ों की बात हुई, इस्तीफ़ों वाले मामले पर भी अभी दौर आए हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, वो कह रहे हैं इस्तीफ़े लेने हैं। तो ये जो दरार पड़ती जा रही है, क्या ये पीडीएम नवाज शरीफ का बयानिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही? इनके तो अपने अंदर जमहूरियत नज़र नहीं आ रही, क्या मुल्क को जमहूरी ट्रैक पर लेकर आएंगे और चीज़ें ठीक करेंगे? किसने कहा है पीडीएम में से कि वो इस्तीफे नहीं देंगे? पीपल्स पार्टी ये बोल रही है ना कि इस्तीफे अभी नहीं देने चाहिए, पहले सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। देखें मोहतरमा, देखें मुझे मेरा सवाल जो आपने जो तासर देने की कोशिश की, मैं उस पर जानना चाहता हूँ जी, किस पीडीएम की किस पार्टी ने कहा कि इस्तीफे नहीं देंगे? मैंने ये बात की है कि अभी फिलहाल की जो बात है, अभी रिसेंट जो सिनेरियो में उस पर बात कर रही हूँ कि वो नहीं इस्तीफे देना चाह रहे हैं ना। बात सुनने, ये आपका ख्याल है कि नहीं देना चाह रहे जी, ठीक है ना। सियासी पार्टियों ने हमारे कहने पर या एंकर्स के कहने, हेलो जी जी मैं सुन रही हूँ इफ्तिखार साहब। हेलो, सियासी पार्टियों ने एंकर्स के कहने पर या दानिशवरों के कहने पर या सहाफियों के कहने पर अपनी सियासत को नहीं चलाना होता। उनकी जो स्टेक्स है बड़ी हाई होती हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं रहता। हम समझते हैं कि हम चला रहे हैं, टेलीविजन की स्क्रीन पे जो लोग आ रहे हैं वो लीडर हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये उनकी पार्टीज हैं, उन्होंने फैसले करने। पहला फैसला उन्होंने किया कि वो जलसे करेंगे, उस फैसले पर वो इंतहाई कामयाबी से प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। दूसरा फैसला उनका रैलीज करने का, जो मर्दान से शुरू हुई हैं और ये इनका फॉलोअप देखेंगे आपकी सिंध में भी होगी, और बाकी जो भी इन्होंने रैलीज का ऐलान किया वो करेंगे। फिर तीसरे जो है वो है इनका इस्तीफों का या लॉन्ग मार्च का। अब वहां तक जाते हुए पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होती है? इफ्तिखार साहब आप मेरी बात नहीं समझे। देखें, इस्तीफे देना ना देना इनफरादी तौर पर उनका अपना जाती फैसला है पार्टी का, वो देंगे नहीं देंगे ये ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर हमें ये सूरत हाल नजर आएगी कि इनके अंदर आपस में वो एक बॉन्ड जो होना चाहिए था वो नहीं नजर आ रहा, फिर खुलकर सामने क्यों नहीं आते? फिर क्यों इनको बार बार इजलास बुलाना पड़ रहा है कि इनसे दो टोक मौक़िफ़ लिया जाए? एक मिनट, कौन सा बॉन्ड आपको टूटा हुआ नजर आया? आपने तकरीर के बाद नहीं सुना, पीपल्स पार्टी ने कहा कि डायरेक्ट नाम नहीं लेने चाहिए थे। दैट मींस कि उनकी हिकमत अमली मुख्तलिफ है। वो पीपल्स पार्टी ने ही नहीं कहा। पीपल्स पार्टी के बिलावल ने खुद कहा है। सुन तो लेना, वो तो मैंने भी तो सुना होगा ना, कुछ तो मुझे शेयर तो करने दो ना। उन्होंने इस बात पे हैरानगी का इजहार किया कि उनके लिए सरप्राइजिंग था, लफ्ज़ सरप्राइजिंग इस्तेमाल किया। और आप यकीन करें, गुजरांवाले के जिस जलसे का ये हवाला दिया जा रहा है, खुद उनकी जो सगी बेटी है मरियम नवाज, जो वहाँ बैठी थी स्टेज पे, और वहाँ के मुकामी कैबिनेट, उनके लिए भी सरप्राइजिंग था कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है बाय नेम। तो सरप्राइजिंग था, कम से कम मेरे लिए सरप्राइजिंग था, आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं हो क्या? उस सरप्राइजिंग के बाद बिलावल के रवैये में तब्दीली आई? क्या बिलावल ने ऐसी कोई तकरीर की जिसमें उसने इससे मुख्तलिफ स्टांस लिया हो? लेकिन वो बात भी नहीं की जो मरियम ने की ना, वो इस तरीके से बात करते हैं जैसे वो करते हैं। नो, कोई और उसके बाद तमाम जलसों में ये ऐसे रिपीट नहीं हुआ। क्यों रिपीट? आपका कराची का जलसा देख लें, आप कराची में हैं तो आपके कराची के जलसे में रिपीट किसने नहीं ये बात की, मासवाए एक मुकर्रर ने, गालिबन वो ये मालिक थे जो ये साबिक चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान थे, या कोई एक और आदमी था जिसने उस हवाले से बात की हो। फिर हमें एक बात समझनी चाहिए कि देखिए, गवर्नमेंटों को टॉपर करने से कोई फायदा नहीं है। इमरान चला जाएगा तो यहाँ पे कुछ दूध और शहद की नहरें नहीं बहेंगी, जिस तरह आसिफ जरदारी के जाने के बाद नहीं बही, और जिस तरह नवाज शरीफ के जाने के बाद नहीं बही। असल प्रॉब्लम हमारा मुल्क के बहुत गहरे हैं। अब दुरानी साहब जो कल मैसेज लेके गए हैं शहबाज शरीफ के पास जेल में, हमें देखना होगा कि क्या जरूरत पड़ेगी पीर फगारा शरीफ को, जो जीडी में है, और जीडी आपको पता है कि इत्तेहादी जमात है पीटीआई की, तो उनको क्या भेजने की, और उसने क्या कहा? देखें, जो क्लैश होता है, जो तसादम होता है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा रुकिएगा। मैं चाहूंगी कि इसी पर थोड़ा सा अगर शेख याकूब साहब आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि अभी आपने इफ्तिखार अहमद साहब की बात सुनी है, वो तो ये बोल रहे हैं कि इत्तेहाद भी बिल्कुल मजबूत है, कोई ऐसी बात नहीं है, पॉलिसी हिकमत अमली सब कुछ एक है पीडीएम का।
इत्तेहाद में मजबूत है, लेकिन आपस में परेशान भी बहुत है ये लोग। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इनकी अपनी सफ़ों में, पहले तो मौलाना साहब के लश्कर को लीजिएगा, उसका मेमना और मैसरा दोनों में बगावत हो चुकी है। ये छुपी हुई बात तो नहीं है। आप देखिए ऐसे ऐसे उनके चीदा जो लीडर शुजाउल मुल्क जैसे और काजी हुसैन अहमद साहब जैसे, मौलाना शेरानी साहब जैसे, उन्होंने उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी। तो ये तो मामूली बात नहीं है, ये तो बड़ी फूट है इस पार्टी में। और ये भी नज़र आता है कि इस पार्टी में तो कोई जमहूरियत है नहीं कि जब कोई वॉइस ऑफ डिसेंट आए, कोई अपने दिल की अगर कोई बात करे तो फिर उसको पार्टी से निकाल दो। तो ये पहली बात तो ये सवाल उठता है कि ये जमहूरियत कहाँ की, ये कौन सी जमहूरियत के लिए लड़ने आ रहे हैं? अगर यही जमहूरियत हो फिर तो जमहूरियत तो हो चुकी। अब उसके बाद बाकी पार्टियों को देखिए, जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो उन्होंने नहीं कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। वो इस्तीफे देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की हुई है। आसिफ जरदारी साहब ने इंडिकेट भी कर दिया हुआ है। तो अब जो डायरेक्शन एक सुई से ये लोग निकले थे ना, अब वो डिस्पर्स होना शुरू हो गए हैं। तो कोई भी नवाज शरीफ का जो बयानिया था उसका वजन उठाने को तैयार नहीं है, और कोई भी ये जुर्म इस मुल्क के लिए करने को तैयार नहीं है। तो अब ये कहना जी कि ये आके लानबाज करेंगे, शार्ट मार्च करेंगे, कि इनमें अब इतनी इस्तात ही नहीं रही। और सबसे बड़ी बात जो सहरिश वो ये है कि ये किस पॉइंट पे इकट्ठे होंगे आखिर, ठीक है ना? अगर कोई एजेंडा है, कोई कौमी नौयत का मसला है, कोई पाकिस्तान के लिए बहुत की ऐसी चीज़ करना चाहते हैं कि जो हम नहीं कर रहे हैं, और ये कोई बड़ी तब्दीली लेके आना चाह रहे हैं, तो वो तो आपने इनको देखा, पिछले 35 साल से आप देख रहे हैं बारी बारी से हुकूमतें कर रहे हैं, क्या लेके आए हैं? करप्शन। और उसके अलावा चलिए वो तो अभी आप लोगों के भी दौरे हुकूमत में महंगाई पर आवाम रो रहे हैं और शोर मचा हुआ है कि कब ये कम होगी और सूरत हाल बेहतर होगी। मुझे मौका दीजिए, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, अगर आप मुझे मौका दीजिए। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। तैमूर साहब, क्यों मरियम नवाज ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया मौलाना साहब से कि गो स्लो पॉलिसी आप लोगों की, और आप लोग अब इनफरादी तौर पर एलानात करते हैं जिससे PDM कमज़ोर पड़ रही है। फिर अभी उन्होंने शाहिद खाकान और मौलाना साहब से हंगामी मुलाकात की और आप लोगों का फैसला उसमें ज़ेरे गौर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? पहले तो मैं आपसे टोटली डिसएग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि कोई दरार है या कोई PDM कमज़ोर पड़ रही है। PDM जितनी मजबूत पहले दिन थी, आज उससे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जो हमारे साथ वाक़े पेश आए उन्होंने हमें और मजबूत कर दिया। चाहे वो मरियम नवाज साहिबा का वाक़या हो, जो उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनके 4 दीवारी को पामाल किया गया, जिसने किया वो आपके सामने आ गया, उनको सज़ा भी मिल गई। उसके बाद जिस तरह से मुल्तान के जल्द में, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉन्डिंग बढ़ा रही हैं, हमें दूर बिल्कुल भी नहीं कर रही। हाँ, आपकी बात है, हमारी कोई एडवाइस हो सकती है, नून लीग की थोड़ी अलग हो सकती है, मौलाना साहब की तीसरी एडवाइस हो सकती है, पर जब तक हम अपनी एडवाइजेस दे रहे हैं तो उसमें कोई दरार नहीं आ रही है। बात यह है कि जो भी फैसला PDM का होगा वो फैसला हम सबको कबूल है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो मौलाना साहबान की पार्टियां हो। तो ये बात बिल्कुल भी इसमें कोई वजन मैं नहीं देखता। बहरहाल ऑफकोर्स जैसे जैसे चीज़ें आगे जाती जाएंगी, हम अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल के मशवरा करके और उनको हल कर लेंगे। बात रही इमरान खान की, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ना उनसे बात करनी है और ना ही उनका तख्ता उलटने तक हम कोई और लाएअमल लाएंगे। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा बहुत क्लियर है और सबके सामने है। हम हर किसी का वजन उठाने को तैयार हैं इस कुर्बानी की खातिर। सही। चले इफ्तिखार साहब, ये जो सारी सूरत हाल पेश आई है मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि उन्होंने पार्टी के अपने चारों जो अरकान थे उनकी रुकनीत ख़त्म करने के बाद उनको पार्टी से निकाल ही दिया और शोकॉज भी नहीं उनको दिया गया क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ बात की थी, यही कहा जा रहा है। तो ये इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को तो ये बात करने का मौका मिल रहा है ना फिर कि इनकी तो अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। फिर उन अरकान ने जो इनके शफात की हैं कि जिनके पास पैसा था उनको आगे ले आते हैं, बाकियों को पीछे कर दिया जाता है। फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि सियासी पार्टियों की पॉलिटिक्स अपनी होती है। अब ये मौलाना शेरानी साहब की आप बात जो कर रही हैं, आपको पता है मौलाना शेरानी साहब किस अहम ओहदे पर फायज रहे हैं पिछले 5 साल नवाज शरीफ के दौर में, वो इस्लामी निज़ाती कौंसिल के सरबराह रहे हैं। और जिस इजलास में मौलाना फजल रहमान को सदर मुंतखब किया गया था बिला मुकाबला, जिसके बारे में वो कहते हैं सिलेक्टेड हैं, आप उसकी वीडियो मंगवा लीजिए। स्टेज पर मौलाना शेरानी साहब बैठे हुए हैं और मौलाना शेरानी साहब उसकी सदारत कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि मैं बतौर सहाफ़ी कोई नहीं हूँ कि उनके अंदरूनी मामलात में तबसरा करता फिरूँ। क्या उनके अंदरूनी मामलात हैं क्या नहीं है, ये उनके मतलब। क्या
हम अपने जो होते हैं चैनल, इनके अंदरूनी मामला पे बात करते हैं क्या? अखबारात के अंदरूनी मामला पे बात करते हैं मालिकों का रवैया क्या है, मालिकों के खानदानों का रवैया क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर अदारे के हर चीज का अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं। अब मौलाना फजल रहमान ने उनको निकाल दिया तो उनका मसला है, भुगतेंगे। अगर गलत फैसला किया और वो ताकतवर हैं शिरानी वगैरह तो मौलाना फजल रहमान सिफर हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान भी बच्चा सड़क पे नहीं आएगा, कोई आदमी जुलूस में शामिल नहीं होगा, मौलाना फजल रहमान सिफर हो जाएंगे। लेकिन टाइमिंग बड़ी मैटर करती है ना। एक तरफ पीडीएम की तहरीक है, फिर आप लोग मोमेंटम गेन करने के लिए जलसे कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, ऐसे टाइम में आपके पार्टी के अंदर से लोग उठे और आपके खिलाफ बात करें और उसके बाद आप उनको पार्टी से निकाल दें। करें मेरे दोस्त, ये भी तो देखना किसने बात की और क्यों की और इतना फिर चुप क्यों रहे। मैं इस बहस में अपने आप को नहीं उलझाना चाहता। अगर आपके अच्छे आपके जो सवाल है स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं उनको जवाब दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कौन क्या हरकतें कराता है, खुफिया हाथ क्या होते हैं, मैं ये सारी बहस नहीं करना चाहता। मैं इस आज के अच्छे दिन पे जबकि हम यौम कायद-ए-आज़म मना रहे हैं, अपने कायद-ए-आज़म की बर्थडे मना रहे हैं, क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं और जो हमारे मसीह भाई हैं वो आज खुशियाँ मना रहे हैं। मैं नहीं चाहता इस मौके पर कोई इतनी गहरी गहरी बातें हम करें जिसमें आपके लिए भी मसले पैदा हों, बाद में मेरे भी मसले पैदा हों। देखें, आपको आखिरी जो चीज़ है पीडीएम का जो दूसरा फेज है ना, वो बहावलपुर से 3 जनवरी को शुरू होगा। फर्स्ट फेज मुकम्मल हो गया, रैलीज मुकम्मल हो जाएंगी, देन सेकंड फेज जो शुरू है वो बहावलपुर से होगा। लेकिन इफ्तिखार साहब, इन पर किस तरह लोग ट्रस्ट करेंगे अगर ये जिस बेस पर लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकले में महंगाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये सिलेक्टेड थे, इनको घर भेजना है, इन्होंने अपने दौर में क्या किया है? मुझे आप बताएं। क्या ये जो केसेस बने हुए इनके अपने दौर में बने हुए, इस नए दौर में केसेस नहीं बने? आपका सवाल बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है। आप मुझे बता सकेंगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कितने कौमी असेंबली के रुकन हैं? देखिए, ये आप जिस उसमें पढ़ना चाह रहे हैं, आप मेरा ख्याल है आप ये चाह रहे हैं कि बहस का रुख दूसरी तरफ चला जाए। मैं अपने नाज़रीन के लिए जिन बातों का सवाल आपसे चाह रही हूँ आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं। बहस नहीं, मैं इस 4 आदमियों पर अगर करप्शन का केस है तो क्या सारी पार्टी पर करप्शन का केस है? अगर 4 पीपल्स पार्टी के लोगों पे करप्शन का केस है तो क्या मतलब लीडरशिप पर केस है? इफ्तिखार साहब, यार अजीब बात नहीं, प्लीज हम ना इसको डिस्कस करें ना। अच्छा चलिए, आप इस पर बात नहीं करना चाह रहे, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। आप पार्लियामेंट के इलेक्शन को मजाक, आप पार्लियामेंट में इलेक्ट होना मजाक समझती हैं? यहाँ पर तो वोटिंग पे भी बात होती है कि बिरयानी की प्लेटें खिला दी जाती हैं, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए जो तौहीन करते हैं गरीब आवाम की, ये फिक्रा कह के। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। लोग लाखों, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और एक ब्रेक नाज़रीन ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात हो रही है इस वक्त। याकूब शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तैमूर तारपुल साहब भी हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी से। तैमूर साहब, कहिएगा अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि जरदारी साहब का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ था मौलाना फजल रहमान से और उसी सारी सूरत हाल पर पीडीएम की बात हुई थी। तो अब आप लोगों की राय क्या वही है या फिर कुछ तब्दीली हो सकती है? इस्तीफे के आप बाकी पीडीएम की क़यादत के साथ उसी वक्त देंगे या फिर आप लोग अपने मौक़िफ़ पर कायम है और यही बात आगे रखेंगे? जब तक आपने बात की मौलाना साहब की, तो मौलाना साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब का एक दोस्ती का बड़ा पुराना नाता उनका है। और जब वो सियासी तौर पर मुख्तलिफ अपने इरादे रखते हैं या मुख्तलिफ सोच रखते हैं, उस वक्त भी वो आपस में अपना ये रब्ता हमेशा रखते हैं, तो वो जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। रही बात हमारे इस्तीफों की, तो हमें हक है हमारी राय देने का, पर फैसला वही होगा जो पीडीएम पे। अगर पीडीएम हमसे एग्री करती है किसी बात पर तो हम उस बात पर खुश हैं। अगर वो हमसे एग्री नहीं करती और पीडीएम का एक यकजहता फैसला रहता है, हम उस फैसले का हर सूरत उस फैसले का पर अमल कराएंगे। हमारी पार्टी भी अमल करेगी और मैं समझता हूँ बाकी सारी जमातें भी उसके साथ बिल्कुल अमल करेंगी। सही।
अच्छा याकूब साहब, आप लोगों के लिए भी बड़ा एक ये प्रॉब्लम जो कि क्रिएट हो गया है, आप लोगों के बहुत अहम इत्तेहादी हैं MKM वाले, और अब ये मर्दमशुमारी के मामले पर वो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। अब इस मामले को आप लोग हल करने के लिए कितनी जल्दी कोई स्टेप लेंगे, क्या किया जाएगा? वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनका हक है, वो अपने मुतालबात वज़ीर-ए-आज़म साहब तक उन्होंने पहुँचाए हैं और उनको ये बात करने का हक है, क्योंकि हम भी जमहूरियत पे बिलीव करते हैं। जो उनकी जो रिजर्वेशंस हैं वो उनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पे उसके पर सोच विचार हो रही है, और जाहिर है वो हमारे इत्तेहादी हैं, और ये जमहूरियत में ये होता है जब आपकी गवर्नमेंट होती है। आप लोग उनका गिला दूर करने को तैयार हैं और आप लोग ये बोल रहे हैं कि इत्तेहादी हैं, नाराजगियां हो जाती हैं और दूर भी कर ली जाएंगी, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है। उनके मर्दमशुमारी का मसला काफ़ी पुराना है। सीनियर एनालिस्ट पीजे में ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। पीजे मीर साहब, ये जो सारा ये मामला भी आपने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी में जो एक इख्तलाफ, और जिसके बाद 4 अरकान को निकाल दिया गया है, उनको शो कॉज भी नहीं दिया गया, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? या तो पार्टी के अंदर का गैर जमहूरी निज़ाम, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि जिनके पास पैसे हैं उनको आगे लाया जा रहा है, बाकियों को पीछे कर दिया गया है। दूसरी वजह एक नवाज शरीफ का बयानिया जिसके खिलाफ इन्होंने बात की और इनको शो कॉज भी नहीं दिया गया, इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, ये जो डिसएग्रीमेंट्स हैं ये बड़ी एम्बेडेड हैं सारों के अंदर। ये सब एग्री करेंगे कि एक जमाने में मौलाना फजलुर रहमान साहब कितने क्लोज थे पीपल्स पार्टी के, फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद इन्होंने, आप कह लो कि जो इनके जो अल्फाज हैं आसिफ अली जरदारी के लिए, आई मीन वो आपके सामने रिकॉर्ड पे हैं। फिर उसके बाद नवाज शरीफ के जो अल्फाज हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए और जरदारी साहब के लिए, वो आपके सामने, जरदारी साहब के जो अल्फाज हैं वो आपके सामने। ये सारे अप्रोच करके फिर आप कहते हैं कि आज आप बनाते हैं एक PDM। वो तो किसी बेसिस पे बन ही नहीं सकती है, बिकॉज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी की अपनी सोच है, नून की अपनी सोच है, और मौलाना साहब की अपनी सोच है। ये यूनाइटेड उसी वक्त होते हैं जब आप देखते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी हो उसको लड़खड़ाना हो तो ये इकट्ठे हो जाते हैं सारे। अब बात यह है कि अब एक प्रेशर ग्रुप कन्वर्ट हो गया इनटू पॉलिटिकल पार्टी। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके अंदर ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के भी हैं, नून की पार्टी के भी हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये जो सारे इस्तीफों की बात होती है, जब सारों ने एक सैरिश नारा लगाया था, लूली लंगड़ी जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से अच्छी है, तो फिर अगर लूली लंगड़ी है तो इसको चलने दो। आपने हमेशा कंप्लेंट की है, सब पार्टी वालों ने, कि जी मिलिट्री इंटरवेंशन है, ये करती है, फलाना करती है। और भाई आपके पास एक डेमोक्रेसी आ रही है, खुदा के लिए इसको चलने दो, क्योंकि इसको नहीं चलने दोगे आई कैन गारंटी यू द मिलिट्री कम इन अगेन। तो अगर आपने यही चाहना है तो फिर देन गेट ऑन विद इट। मुझे मीर साहब ये बात समझ नहीं आती कि अब ये जो PDM का इत्तेहाद है, जिसमें अब कहा तो ये जा रहा है कि वीक पड़ रहा है, वो अलग बात है, क़यादत मानने को तैयार नहीं है PDM की। लेकिन देखिए इनके इजलास होते हैं बाकायदा, ये सब इकट्ठे होते हैं, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अवाम को या फिर मीडिया को आगाह किया जाता है क्या फैसला हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं करना। पीपल्स पार्टी इनफरादी हैसियत में फैसले करती है, जो कि फिर बाद में मंजर आम पर आते हैं कि भाई अभी इस्तीफे नहीं देने, जरदारी साहब ये चाह रहे हैं पहले सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, इस्तीफे उसकी बात की बात है, ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जाए। लेकिन वो ये बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक हैं, बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या आगे आने वाले दिनों में आपको ये बॉन्ड मजबूत होता दिख रहा है या फिर ये टूट जाएगा? ये देखें, ये बॉन्ड जो है आप दोनों को ऐड करें, गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी। ज़िमनी इलेक्शंस की आप बात करते हैं, ये पिछले इलेक्शंस में इलेक्टेड आए थे, इनको चाहिए था कि इसी को कंटिन्यू कराओ, आपने वो तोड़ के नए इलेक्शंस। नाउ द क्वेश्चन इज, कहीं तो कंटिन्यू करो ना यार, आपने इस मुल्क का सोचना है, पार्टीज का मत सोचें। और इत्तेहाद की जब आप बात करती हैं सैरिश, नंबर 1, गवर्नमेंट कोalition नहीं चला सके तो अपोजिशन में कैसे होंगे? प्लीज टेल मी दिस। मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया, तो उस फ्लाइट के ऊपर जब रात को मुझे नवाज शरीफ ने बुला के, मुझे तो बड़ी स्ट्रांग मुस्लिम लीग चाहिए, यू गो एंड टॉक टू, आप बात करें चौधरी शुजात से और परवेज इलाही से कि हम स्ट्रांग मुस्लिम लीग करेंगे। वो तो उस दिन रात को फैसला हो गया था जिस फ्लाइट से मैं आया था, और सुबह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि मैंने नहीं करना। द क्वेश्चन इज मिसट्रस्ट है दोनों के अंदर, बहुत ज्यादा, बहुत गहरा मिसट्रस्ट है। और नवाज शरीफ का मुझे अभी भी याद है कि मुझे वो बार बार कई दफा कहते हैं, देखो जी मेरे वालिद को उन्होंने अंदर कर दिया था, जेल में डाल दिया था, और जबकि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने खुद मुझे कहा कि मेरा कोई उसमें हाथ नहीं था,
ना ही मुझे पता था कि इनके वालिद साहब के, बल्कि उन्होंने अपोलोजाइज किया बाद में नवाज शरीफ के। लेकिन ये इनके सामने बहुत डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस कभी भी ये कंप्लीट नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ना लेके आओ। सब चले, मैं एक सवाल तैमूर तालपुर साहब से भी करूंगी। तैमूर साहब, आपने पीजे मीर साहब की गुफ्तगू सुनी है। ये बात मैं नहीं कह रही, जितने अक्लो फहम रखने वाले लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये इत्तेहाद हमें कुछ कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। आप लोग जिस कॉज के लिए बाहर निकले हैं, एक बार भी किसी के मुंह से हमने ये नहीं सुना प्रॉपरली कि भी अवाम की बात की गई हो कि भी हाँ इनके मसाइल हैं या फिर इनके लिए हम बाहर निकल रहे हैं। बस घर भेजना है, सिलेक्टेड, ना अहल ना लायक। ये आप लोग जिस कॉज के लिए निकले हैं और जो आप लोगों में एक इत्तेफाक आपस में होना चाहिए, एक हिकमत अमली, एक पॉलिसी, वो नजर नहीं आ रही। पहली बात तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ पीजे मीर साहब की, बट आई डोंट एग्री विद व्हाट ही सेड। पीजे मीर साहब नवाज शरीफ साहब से भी क्लोज होंगे, मोहतरमा से भी थे बिल्कुल। मैं आज जब बैठता हूँ साथ अपनी नई क़यादत के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ, तो उनकी सोच मेरे ख्याल से बहुत ही मिलती जुलती है मरियम नवाज साहिबा की सोच से। और ये दो यंग लीडर्स मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें नई लाने वाले हैं, नई दोस्तियाँ उभरने वाली हैं, नई स्ट्रॉन्ग एक डेमोक्रेटिक फ्रंट इन दोनों की तरफ से सामने आते हुए मैं देख सकता हूँ। जहाँ तक बात है सेलेक्टेड की, तो सेलेक्टेड है और सेलेक्टेड रहेगा जब तक वो जाता नहीं है। पीजे मीर साहब की बातों में बहुत वजन था, पर जो आज हालात हैं वो हालात ना ही कभी नवाज शरीफ साहब के दौर में रहे और ना ही इतने बदतर हालात कभी। जब आप इस गवर्नमेंट को सिलेक्टेड कहते हैं तो क्यों आप लोगों के एमपीएस या एमएनएस की, बल्कि बात करूंगी सिंध में तो आप लोगों की अपनी हुकूमत है, क्यों फिर ये मरात एंजॉय कर रहे हैं? आप लोग इस्तीफे फौरन देना, फिर क्यों कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के बाद देंगे या फिर हम लोग ज़िमनी इलेक्शन के बाद देंगे? सैरिश में आपके कहने पर या किसी और के कहने पर तुम इस्तीफा नहीं देंगे ना, हम अपनी पार्टी से बात करें ना। जब हम समझते हैं, वो बार-बार गवर्नमेंट वाले यही बोल रहे हैं कि आपने कल इस्तीफे देने, आप आज दें, आप देते क्यों नहीं? हम क्यों कल इस्तीफे दें? हम आज क्यों? हम इस्तीफे अपनी मर्जी के देंगे, हमारे इस्तीफे हैं ये, हम लोग की पार्टीज है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को सिलेक्टेड कहते हैं, फिर इस्तीफे भी आप कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से देंगे। सिस्टम पे आप हिस्सा डाल भी रहे हैं, आप लोग मरात ले भी रहे हैं, लेकिन आप इस्तीफे अपनी मर्जी से देंगे। फिर नून लीग वालों का भी हाल आपके सामने है कि कल मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब बोल रहे थे कि मैंने तो पार्टी क़यादत को इस्तीफा व्हाट्सएप किया था, कैसे स्पीकर के पास चला गया उन्हें पता ही नहीं था, मैं मिलूंगा तो पूछूंगा कैसे आगे चला गया। खैर याकूब शेख साहब, मुझे ये बताइएगा, अब इस सारी सूरत हाल में जो मुलाकातें भी शहबाज शरीफ साहब से हुई हैं, क्योंकि आप लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग केसेस के अलावा किसी भी तरह की बात करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर हैं, मोहम्मद अली दुरानी उनसे जाकर मिल के लाए हैं, बिलावल की मुलाकात हुई है। अगर वो एज ए ऑपोजिशन लीडर जेल के अंदर से कुछ अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं या बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो इत्तेहाद के लिए आखिरी हद तक जाने को भी तैयार हैं, तो क्या आप लोग उसको कंसिडर करेंगे? देखिए, माजी में शहबाज शरीफ साहब के लिए जब ये जेल में थे, प्रोडक्शन ऑर्डर्स हमारे स्पीकर साहब ने एक दफ़ा नहीं बारहा उन्होंने जारी किए और उनको अपने इजलास में लाया गया। उन्होंने अपनी वहाँ पे हर दफ़ा तकारीर भी की, बड़ी लंबी लंबी तकारीर भी की उन्होंने, और अपना जो मक्ता नज़र था वो बयान करते थे और फिर उसके बाद चले जाते थे। हमारा देखिए एज ए गवर्नमेंट हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमने गवर्नमेंट को चलाना है, हमने अपनी आवाम के लिए कुछ करना है, हम अपना एक नज़रिया लेके आए हैं, हम अपना एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिसको हम आके लेके जाना चाहते हैं। उस प्रोग्राम में अगर वो आड़ इस वजह से बनती है कि लोग ये कहते हैं कि साहब अगर मैं हूँ गवर्नमेंट में तो जमहूरियत है, अगर मैं नहीं हूँ तो जमहूरियत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए। ये जो एक पाकिस्तान में राग अलापा जाता है, ये सारे हारे हुए लोग हैं। सहरिश आप देखिए, एक एक को देखें, सिवाय इस जो 11 ये पार्टीज है इसमें 2 के अलावा बाकी सारे 9 के 9 तो हारे हुए। मौलाना साहब को मैंने हराया और बड़े ह्यूज मार्जिन से मैं हरा के आया। चले ठीक है। फाइनली मुझे पीजे मीर साहब आप ये बता दीजिएगा कि क्या जेल में से शहबाज शरीफ साहब इस सारी सूरत हाल में सिनेरियो में वो किरदार अदा कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी है? देखिए, शहबाज शरीफ विदाउट नवाज शरीफ इज 0 - 0 - 0, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अब बात आती है कि अब इनके आपस के डिफरेंसेस क्या हैं, या जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं या परसेप्शंस क्रिएट की जा रही हैं, वी डोंट नो। बट द क्वेश्चन इज कि इस वक्त जो आपके सामने अपार्ट फ्रॉम इमरान खान जिसका कोई बैगेज नहीं है, यही एक और शख्स है जिसका नाम है बिलावल जरदारी भुट्टो। इसका कोई बैगेज नहीं है, ये बिल्कुल क्लीन है।
और तो मैं समझता हूँ कि आप ऐसे लेके आओ जो कि क्लीन खुद हो। अब इनकी पार्टी बड़ी तकड़ी पार्टी है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, पार्टी चलती है अगर आपका नंबर टॉप 1। अब ना मैंने जरदारी साहब को एक्यूज किया ना किसी और ने किया, ये इन दोनों ने आपस में किया हुआ है। अब ये दोनों भुगत रहे हैं इस चीज को। अब ये जो नई इमरजेंस आ रही है पॉलिटिकल लीडरशिप की, हर जगह आपने देखो कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की एज लिमिट क्या है, सारे 70+ हो गए हैं। अब गवर्नमेंट 70+ या 80 पे नहीं चल सकती है। ये जो यंगस्टर्स को आगे आना होगा, और वो भी जिनके पास क्लीन चिट हो, मतलब उनके ऊपर कोई केसेस ना हो, जिनका कैरेक्टर बिल्कुल साफ हो और कोई दब्बा ना हो किसी किस्म की करप्शन का या केसेस का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब और तैमूर तालपुर साहब, याकूब शेख साहब, आप तीनों का बहुत। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भारतीय सफाफियत पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय फ़ौज की सबाकियत और दरिंदगी जारी है। मशहूर कश्मीरी फ़ुटबॉलर आमिर सिराज को शहीद कर दिया है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक कहती हैं कि भारतीय फ़ौज कश्मीरियों की आवाज़ को चुन चुन कर शहीद कर रही है और हमसे हमारे हीरे छीन रही है। बेहतरीन फ़ुटबॉलर थे आमिर सिराज और उनकी मकबूलियत से भारत को खौफ था, लिहाजा उनको शहीद कर दिया गया है। इसी सारी सूरत हाल पर इस भारतीय बौखलाहट, इस भारतीय जंगी जुनून के ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ कि LOC पर भी बार बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन की गाड़ी तक को निशाना बनाया गया। तो आखिर ये क्या मकसद है, इसके पीछे क्या माइंडसेट है, किन मकासद के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है? ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आपको क्या समझ आ रही है, आखिर ये भारत क्या चाहता है, क्यों ऐसा किया जा रहा है और इस जालिम के हाथ कब रोके जाएंगे? मुझे तो समझ बहुत पुरानी आ गई है, समझ तो हम दुनिया को नहीं आ रही है। समझ तो हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ टीयर्स पे पाकिस्तान के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक जो मुख्तलिफ टीयर्स पे लीडरशिप और लीडर बसते हैं, जिनको कश्मीरियों का से हमदर्दी जिनकी होनी चाहिए, उनके कॉज को लेके आगे चलना चाहिए, उनको समझ नहीं आ रही। इसलिए कि हम अपने जो झगड़े हैं और जो अपनी कुर्सी की काम में बुरी तरीके से लगे हुए हैं कि वो इस पे हमारी तमाम तवज्जो होनी चाहिए थी, हुकूमत की भी और अपोजिशन हुए। कश्मीरी बेचारे रोजाना शहीद हो रहे हैं, उनकी औरतों की अस्मत दरी हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। आपने अभी कहा एक फुटबॉलर को शहीद कर दिया, उससे पहले एक वकील थे जिन्होंने सिर्फ इतना कह दिया था कि उनको मजबूर किया गया कि कहो पाकिस्तान को ये कहो, तुम इंडिया को कह रहे हो। वो कश्मीर, उन्होंने कहा पाकिस्तान को नहीं कहूँगा, इंडिया को कहूँगा। उनको कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया क्योंकि उन्होंने, वो जो एक एंकर है इंडिया का जिसने किसी को खुदकशी पे मजबूर किया, जिसके ऊपर $20,000 $20,000 पाउंड अभी फायर किया गया, वो गोबर स्वामी, उसने एक उनको कहा था कि कहो, तो अपना उनको मजबूर किया था। अब ये चीजें साफ जाए, इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है इस वक्त, दुनिया पूरी में साबित हो गया। डिसइंफो लैब आ गई, इंडियन क्रिस्टल्स आ गए, अभी जो करीमा बलोच की जो डेथ हुई, तो उसमें आप क्या मैं कहूँ, आप करीमा बलोच जो वहाँ पे अभी कनाडा में जिसकी मौत वाकया हुई है, उसके ऊपर मॉनिटर अभी पुलिस ने, टोरंटो पुलिस ने कहा कि इसके अंदर कोई मैल फंक्शन, कोई ऐसी चीज नहीं है, नेचुरल डेथ है। उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर लो, ये वो एक औरत मार्च है, बदनाम जमाना औरतें जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। ऐसी औरतें, वो मारवी सरमत जैसी जो तिलक लगा के बैठी, जो बिकी हुए लोग हैं पाकिस्तान। ना गैरत है, ना इज्जत है, ना जाती इज्जत है, ना उन कुछ है। वो उस औरत पास ने कहा कि जी करीमा बलोच की तहकीकात, ये इस किस्म के जलालत के चेहरे जो पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रहे हैं, जो पाकिस्तान को खा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कश्मीर के ऊपर एक मिनट की आवाज नहीं उठाते। आप ये सोचिए कि करीमा बलोच की वहां यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सीखना शुरू हो जाती है। आपको इससे नहीं लगता इस मुल्क में कितनी हयाकारी, कितनी रियाकारी, कितनी कमीनगी और कितनी नीच लोग, ये बिके हुए लोग जो दुश्मन के टुकड़ों पे पलते। बहुत शुक्रिया, ऊपर भी आवाज उठाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर गजनफर साहब। और हम आवाज
हुकूमती लेवल पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो खारजा का सारा मामलात हैं वो देख रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वो तो ये बोल रहे हैं कि हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं, इसी तरह उठाते रहेंगे। और हमारी कामयाबी है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इजलासों में बाकायदा इस पर बात हुई है और अब दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है, सब देख रहे हैं जिस तरह के बेनकाब हुए हैं। और यकीनन आगे आने वाले वक्त में जल्द हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि इनके हाथों को रोका जाए, इनको मना किया जाए कि खुदारा ये जुल्म को बंद करो, इनसे तिजारती सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाने चाहिए। खैर, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में मसीही बरादरी को भी उनके इस त्यौहार की ख़ास मुबारकबाद दूँ और मुल्क भर में ही उनका ये जो त्यौहार है वो जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, उनका पैगाम दिया जा रहा है, खुशियाँ बांटी जा रही हैं। और जाते जाते मेरा फिर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि चेयरमैन पेमरा को उनके ओहदे से हटाया जाए। उनकी तैनाती बिल्कुल मेरिट के ख़िलाफ़ है, गैर कानूनी इक़दाम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में पेमरा दफातर के बाहर डेली एहतजाज हो रहा है कि मेरिट पर जो शख्स पूरा उतरे उसको इस ओहदे पर फाइल किया जाए और उनको ओहदे से बरतरफ किया जाए। और जब तक ये नहीं किया जाएगा एहतजाज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और हमारी इस अपील को सुना जाए और इस पर हुकूमती एक्शन की हम मुंतज़िर हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।